उस दांत का प्रकार का नाम बताए जो चबाने में सहयोग करता है। सही है, प्रीमोलर और मोलर, जिसको अग्र चवर्णक और चवर्णक कहा जाता है। चारों दांतों का क्रम बताए इंग्लिश में। सही है, पहला आपको इंसिजर्स, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। हिंदी में चारों का क्रम। सही है, कृंतक, अराधनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। किस उम्र में अक्ल का दांत आ जाता है? 17 से 25। सही है, आपको 17 से 25। कितने समय में दूध का दांत आना शुरू हो जाता है? 6 से 7 महीना में दूध का दांत आना शुरू हो जाता है। दूध का दांत टूटना कब शुरू हो जाता है? 12 से 16 बरस। इस उम्र में पूर्णतः 16 बरस के बाद सभी दूधा का दांत क्या हो जाता है? टूट जाता। ऐसे शुरू होता है, 12 बरस के बाद टूटना शुरू हो जाता है। एक होता है मैच्योरिटी, परिपक्वता के अनुसार होता है। हाँ, देखिएगा जिस बच्चा में पौष्टिक आहार, अच्छा परिवार होगा ना, तो उसका हर एक चीज थोड़ा अलग होता है। शरीर का, बॉडी कंस्ट्रक्शन का आप देखते होइएगा, बड़ा परिवार में सब सुंदर रहता है। क्यों? ऐसा थोड़ी है, उसका रोहन सहन बड़ा मायने रखता है, इसलिए वो स्मार्ट दिखने लगता है। ठीक है, और साधारण परिवार में कितना भी स्मार्ट रहेगा तो देखिएगा उसका चेहरा उतरा हुआ लगता है। क्या वो परिस्थिति से लड़ता रहता है, उस तरह का इन्वायरमेंट उसको नहीं मिलता है, उस तरह का रोहन सहन, खान पान नहीं मिलता। बहुत देखिएगा समय से पहले युवा हो जाता है, अब बहुत है कि समय के बादो युवा नहीं होता, बुढ़ारी अवस्था में चल जाता है, युवा के बदले बुढ़ारी अवस्था। तो क्या होता है कि खान पान, रोहन सहन के भी कमी से हो जाता। बहुत बच्चा है देखिएगा, रहेगा 12 बरस का, आपको लगेगा 16 बरस का। अब बहुत बच्चा 16 बरस का है, लगेगा 12 बरस। तो सब रोहन सहन, खान पान पर भी निर्भर करता है। चलिए अब बताइएगा, सामान्य जो मनुष्य होता है यानी वयस्क मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या होता है? सही है, 2123/2123। दूध के दांत का सूत्र क्या होता है? 2102। सही है, 2102/2102। तो बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर। सही है, आपको प्रीमोलर। सही है, प्रीमोलर। मांसाहारी जीव में सबसे प्रमुख दांत कौन होता है? कैनाइन। कौन होता है? कैनाइन, अर्थात अराधनक, जिसे चीर फाड़ किया जाता है। दांतों के विकास के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कैल्शियम का। आप जितना कैल्शियम खाएंगे उतना ही आपको हड्डी और दांत आपका क्या होगा? मजबूत होता है। लेकिन दंत क्षरण से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोराइड। फ्लोरीन कहिए या फ्लोराइड। फ्लोराइड के उपस्थिति के कारण आपका दांत क्षरण नहीं होगा, दांत खसकेगा नहीं, टूटेगा नहीं ना, क्षति नहीं होगा। लेकिन दांत का जो चमक होता है वह किसके कारण होता है? एनामेल। किसके कारण? एनामील के कारण। लेकिन शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है? एनामील ही आपको कठोर होता है। दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? क्राउन। दांत के सबसे ऊपरी वाला भाग क्राउन और सबसे नीचा वाला भाग रूट यानी जड़। क्या है आपको? रूट यानी जड़। दांत का सबसे बाहरी भाग एनामेल। दांत का सबसे बाहरी भाग एनामेल और दांत का सबसे आंतरिक भाग पल्प। सही है, पल्प सबसे आंतरिक भाग होता है। पल्प, पल्प से थोड़ा ऊपर होता है डेंटिन या डेंटाइन और डेंटाइन से ऊपर होता है एनामेल। क्लियर? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन होता है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होता है अग्नाशय और अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहा जाता है। सबसे ज्यादा किस ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय से ही। किससे आपको? अग्नाशय से। इसीलिए इसको एंजाइम का पावर हाउस भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को एंजाइम का पावर हाउस कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ना, और एंजाइम का पावर हाउस कहा जाता है किसको? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय को।
इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? आपका अग्नाशय से। सही है आपको, अग्नाशय से। अब बताइए पित्त का स्राव कहां से होता है? लीवर से। पित्त बनता भी कहां है? लीवर में। अब पित्त का उत्पादन भी कहां होता है? लीवर में। अब पित्त का स्राव भी कहां से होता है? लीवर में। लेकिन पित्त जमा कहां होता है? पित्ताशय में। कहां होता है आपको? पित्ताशय में। सही है आपको, पित्ताशय। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर अर्थात यकृत। लीवर को ही यकृत या जिगर भी आपको कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। सही है आपको, पीनियल ग्रंथि के बाद सबसे छोटा पीयूष ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि ये दोनों कहां होता है? मस्तिष्क में होता है। कहां होता है आपको? मस्तिष्क। दूध स्राव ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। दूध स्राव ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथि को कहा जाता है? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय को। सही है आपको, अग्नाशय। किस ग्रंथि को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला। यकृत यानी लीवर को। जैव रासायनिक प्रयोगशाला। जैव रासायनिक प्रयोगशाला किस ग्रंथि को कहा जाता है? लीवर अर्थात यकृत को कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि को। कहने का अर्थ कि जैविक घड़ी। जैविक घड़ी। जैव रासायनिक कहे हैं आपको प्रयोगशाला तो यकृत, और जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। सही है आपको, पीनियल ग्रंथि। त्रिनेत्र किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को ही आपको त्रिनेत्र ग्रंथि कहा जाता है। सही है आपको। उसके बाद उस ग्रंथि का नाम बताए जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करता है। पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। एक ऐसा ग्रंथि का नाम बताए जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का कार्य करता है। आंतरिक भी और बाह्य दोनों तरह का कार्य करता है। कौन? पैनक्रियाज। सही है आपको, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को ही क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय। उस ग्रंथि का नाम बताए जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां होता है? मस्तिष्क में। सही है आपको, मस्तिष्क में। रक्त के ताप को नियंत्रित कौन करता है? रक्त के ताप एड्रीनल ग्लैंड। रक्त के ताप को नियंत्रित कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड। और शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किस ग्रंथि के कारण भूख और प्यास का एहसास होता है? हाइपोथैलेमस। सही है आपको, हाइपोथैलेमस। वृद्धि वर्धक हार्मोन किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वृद्धि वर्धक हार्मोन किसको कहा जाता है? आपको पीयूष ग्रंथि को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड। सही है, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। किस ग्रंथि के कारण प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है? थाइमस ग्रंथि। सही है, प्रतिरोधक क्षमता या WBC का काम करता है या टी लिम्फोसाइट का काम करता है, निर्माण करता है। ये कौन? थाइमस। और थाइमस ग्रंथि कहां होता है? छाती में। कहां होता है आपको? छाती में होता है। लेकिन थैलेमस ग्रंथि कहां होता है? मस्तिष्क में। थैलेमस ग्रंथि कहां होता है? मस्तिष्क में। और थैलेमस ग्रंथि का क्या काम है? ठंडा, दर्द, गर्म। ठंडा, गर्म और दर्द। ठंडा, गर्म और दर्द। अभी आपको गर्मी लगती होगी तो आपको एहसास हो जाता होगा कि भाई गर्मी है। जब ठंडा लगती है तो आपको एहसास हो जाता है कि ना स्वेटर पहनना चाहिए। तो यह एहसास कौन करा देता है? कौन? थैलेमस ग्रंथि। तो ठंड, गर्म और दर्द। मान लिया जाए किसी चीज से अगर आपको चोट लग जाता है तो लगने के बाद आपको दर्द महसूस होने लगता है, तो वो भी एहसास कौन कराता है? थैलेमस ग्रंथि। और थैलेमस ग्रंथि कहां होता है? मस्तिष्क में। कहां होता है आपको?
मस्तिष्क में। और क्या लिखा है? टू गो। अच्छा, वो अपने स्टॉक बढ़ेगा। अब आइएगा, वो हजार ओलंपिक जो खेल होता है, ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष पर किया जाता है? 4 वर्ष पर। सही है आपको, 4 वर्ष। लेकिन 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था? पेरिस, फ्रांस में। सही है आपको, पेरिस, फ्रांस। पेरिस ओलंपिक में कुल कितना खेल भाग लिया? 32 खेल। सही है आपको, 32। लेकिन भारत कितना खेल में भाग लिया था? 16। सही है आपको, 16। लेकिन पेरिस ओलंपिक में कुल कितना देश भाग लिया था? 206। सही है आपको, 206। लेकिन पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट रैंक किस देश का? अमेरिका। आप ही लोग के पढ़ाते पढ़ाते करेंट हमरो याद हो जाता है, ठीक है ना? क्या है आपका फर्स्ट रैंक? आपको अमेरिका। सेकेंड रैंक चाइना। फर्स्ट रैंक आपका पेरिस ओलंपिक में अमेरिका। सेकेंड रैंक आपका चीन। थर्ड रैंक जापान। थर्ड रैंक आपका जापान। और चौथा रैंक ऑस्ट्रेलिया। चौथा रैंक आपको ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत का रैंक 71। सही है, पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक है 71, अर्थात 71। लेकिन भारत कुल कितना पदक जीता? 6 पदक जीता। 6 में कैसे? 1 रजत और 5 गो कांस्य। सही है, भारत 1 रजत और 4, यानी रजत कहने का कि सिल्वर, यानी 1 गो सिल्वर जीता भारत और 5 गो कांस्य यानी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कितना? 5। यानी टोटल मिलाकर भारत कुल कितना पदक जीता था? तो 6, जिसके कारण इसका रैंक कितना हो गया? 71, अर्थात 71। सही है आपको, 71। आपका पेरिस ओलंपिक तो 2024 में जो हुआ है वह कैमा क्रम या संस्करण था? कॉपी कॉपी कॉपी, इधर 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 इधर, बंद कर देना, थोड़ा देर बंद कर देना। हाँ, थोड़ा देर बंद कर देना है। धीरे धीरे लोड लीजिएगा ना तो वो अपने चंबुक लेखा पकड़ है वो, और नहीं लोड ले रहिएगा तो आपको लगेगा आ रहा है, चल जा रहा है। और जब वह औरने लगेगा ना धीरे धीरे तो वो अपने। आइंस्टीन का कहने का अर्थ था कि आप जितना मेहनत करेंगे, आइंस्टीन जब मारा तो उसका ब्रेन का जो नस है तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा नस, इतना इतना मोटा, जबकि पूरे दुनिया में इतना मोटा नस किसी। तो पहले कहे थे ब्रेन का आप जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना कम प्रयोग उतने दिमाग कम काम करता है, और आप जितना यूज करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे ना उतना ही ब्रेन क्या होता है, चंबुक की तरह। अब कोनो 1 किलो खाएगा, 1 पौवा दीजिएगा तो काम चलेगा है? और जो 1 पौवा खाए हुआ है उसको 1 किलो दीजिएगा तो ओकरो गड़बड़ाएगा ना। तो पहले से तो आपका दिमाग उस तरह के इन्वायरमेंट में तो रहा नहीं, जिस तरह से मन हुआ वैसे पढ़े, लोडिंग हुआ नहीं। मन है तो पढ़ेंगे, न मन है तो नहीं पढ़े। मन है तो एक दिन 24 घंटा पढ़ना, ना तो 24 दिन लपाता है ना, होता है ना। तो उस माइंड समझिए नहीं पाता है कि भाई इसका जो क्रियाकलाप है कैसा होता है। वही धीरे 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 जब आपका माइंड हो जाएगा ना तो चंबुक तक का 10 को क्वेश्चन रहेगा, सटाक्सी 9 को याद हो जाएगा, अपने आप सुनते याद हो जाता है। ऐसे हो जाता है। अब हम ही लोग को सब याद हो जाता, क्यों? क्योंकि यही काम किए तो ज्यादा हो गया। यह काम अगर आप लोग कीजिएगा तो गुरु जैसे भी आगे रहिएगा तो क्या होता है, वो क्षमता हो जाता है सहने का, एडजस्ट हो जाता है। बहुत को देखिएगा धूप में कभी नहीं रहा हुआ, थोड़ा धूप में जाएगा फिट मार देगा, वो रोडे पे गिर जाएगा। अब बहुत है कि 12 बजे 1 बजे 2 काठा खेत जोत के चलाता है कोदारी से, क्योंकि उसका जो शरीर है वो एडजस्ट कर लिया है, वो उसको धूप पानी से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका शरीर धूप पानी कभी सहा ही नहीं, तो रिएक्शन करेगा ना। बहुत है पैदल चलता ही नहीं है, बिना चप्पल के नहीं चलता है,
उसको 1 किलोमीटर चलाइए, तराकसिन फोका खींच लेगा उसको, क्योंकि उसका शरीर एडजस्ट नहीं करता है। बाबा धाम बहुत जाता है, पैदले जाता है, देखिएगा बहुत के सूजन हो जाता है, क्योंकि आदमी बिना चप्पल के चलवे नहीं, घरों में रहता है तो चप्पल पहन ले रहता है, शरीर एडजस्ट कर जाता है, उसका जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वो मुलायम हो जाता है। और जब उसे हार्ड काम लेना चालू कीजिएगा, एडजस्ट सहेगा ही नहीं, ऐसा होता है। बहुत लड़का की स्नाने नहीं करता है 10 दिन, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है 1 दिन नहीं स्नान करेगा तो उसको बुखार लग जाएगा। अब बहुत है कि स्नान कर लेगा तो बुखार लग जाएगा ना। तो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह गए वैसा ही शरीर खोजता है। सुनिएगा क्या पूछ रहे थे, करेंट पेरिस ओलंपिक। ओ अच्छा, तो अब बताइए आपका कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण, यानी क्रम जो है आपको पेरिस ओलंपिक रहा 33वां, सही है आपको 33वां। अब बताइए पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो मस्कट है उसका क्या नाम है, ओलंपिक फ्रिजियन, सही है, फ्रिजियन कैप भी कह सकते हैं, हाँ ओलंपिक फ्रिजियन, सही है आपको ओलंपिक फ्रिजियन, सही है आपको ओलंपिक फ्रिजियन। अब बताइए भारत के तरफ से पहला पदक जीतने वाला, मनु भाकर, सही है आपको मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से। मनु भाकर कहां की है, हरियाणा की बेटी है, सही है आपको हरियाणा की। तो आप बताइए लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, मनु भाकर, सही है आपको, लगातार 2 ओलंपिक में आए ना, एक ओलंपिक में 2 पदक, ध्यान रखिएगा, एक ही ओलंपिक में, यानी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन, मनु भाकर पहली आपको खिलाड़ी हो गई है। तो यही पेरिस ओलंपिक में दोनों पदक जीती है, किस क्षेत्र में, शूटिंग में। लेकिन शूटिंग के किस प्रतियोगिता में, 10 मीटर और ना, दोनों 10 मीटर ना है, 10 मीटर 10 मीटर, एगो सिंगल में और एगो संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से जो मनु भाकर जीती है वो किसके साथ, सरबजोत सिंह, सही है आपको सरबजोत सिंह। तो आप बताइए हॉकी जो है, हॉकी लगातार 2 ओलंपिक में भारतीय हॉकी पदक जीतने वाला कौन सा पदक है, 7 पदक जीता है, कितने साल के बाद, 52 साल के बाद। उससे पहले हॉकी 1968 में भी कांस्य जीता था और 1972 में भी, लगातार 2 कांस्य। और 2020 और 2024 में फिर आपको हॉकी 2 आपका पदक जीता था, दोनों में पदक जीता, इसमें भी कौन, कांस्य पदक। लेकिन कितने साल के बाद, 52 बरस के बाद, सही है आपको 52 बरस के बाद। अब बताइए पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से, पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से हॉकी टीम का कप्तान कौन था, हरमनप्रीत सिंह, सही है आपको हरमनप्रीत सिंह, सही है हरमनप्रीत सिंह। अब बताइए भारतीय हॉकी टीम का कौन सा खिलाड़ी संन्यास ले लिया है, PR श्रीजेश, सही है आपको PR श्रीजेश। तो जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कोच किसको बनाया गया है, PR श्रीजेश को ही, सही है आपको PR श्रीजेश, सही है PR श्रीजेश। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, कुश्ती। लेकिन कुश्ती के कितना केजी के प्रतिस्पर्धा में, 57, 50 के 57, 50, गुड, सही है 50 केजी के फ्री स्टाइल कुश्ती में ना, 50 में वेटिंग होता है, वेट के अनुसार लड़ाया जाता है, यानी 50 केजी। विनेश फोगाट किस कैटेगरी में लड़ी, 50 केजी के फ्री स्टाइल कुश्ती में। और इसको कौन सा पदक मिला, कोई पदक नहीं मिला, मिलने वाला था कौन सा पदक, कांस्य ना, कांस्य, सिल्वर, हाँ सिल्वर, सेमीफाइनल तब फाइनल में जाता, हाँ
तो मात्र जो है दुर्भाग्य कहिए, मात्र 100 ग्राम के अंतर से ओवरवेट होने के कारण आपको इसको छांट दिया गया। चलिए, भारत के तरफ से प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन था? सही है, शरत कमल और पीवी सिंधु। पुरुष के तरफ से शरत कमल और महिला के तरफ से पीवी सिंधु। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन का। भारत के तरफ से समापन ध्वजवाहक कौन? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। सही है। पुरुष के तरफ से पीआर श्रीजेश हॉकी का खिलाड़ी है और मनु भाकर जो है वह शूटिंग की खिलाड़ी है महिला के तरफ से। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। सही है आपको, पीटी उषा जो पेशा से धावक रह चुकी है एथलेटिक्स। और भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष अब वर्तमान अध्यक्ष दोनों है कौन? पीटी उषा। सेफ डी मिशन का किसको बनाया गया पेरिस ओलंपिक में? तो किसको? गगन नारंग को। सेफ डी मिशन क्या होता है? ये होता है भारतीय खिलाड़ी को विदेश में क्या करना? कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण करना, देखभाल करना, उसी को सेफ डी मिशन बनाया जाता है। तो सेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक में कौन था? कौन? सही है, गगन नारंग। लेकिन गगन नारंग से पहले किसको नामित किया गया था? मैरी कॉम को। सही है, एमसी मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को तबीयत खराब होने के कारण यह रिजाइन दे दी। क्या कर दी? रिजाइन दे दी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और बुझाता है एगो मुश्किल से वो कहीं गड़बड़ाया होगा, ठीक हो गया है। 2 से 4 दिन में और सब ठीक हो जाता है। अच्छा, टॉपिक में बजट एक दिन लिखना पड़ेगा, तब होगा। नया में अंतर क्या क्या किया है वो सब देखना होगा। आएगा, बजट भी आएगा, इसमें आ जाइएगा। चलिए, आई का टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है? ओ ताई नेट है, बच्चा सब तो है, टाइम पर रहा होगा। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो है यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा आपको जारी किया जाता है? तो आपको यूएनडीपी। और यूएनडीपी का होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। और इसका मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय था ये आपको न्यूयॉर्क, कहां आपको? न्यूयॉर्क यूएसए, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में। यानी मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका स्थापना यूएनडीपी का 1965 में, और यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में भारत का रैंक।
वर्तमान में भारत का रैंक कहेंगे आपको कितना, तो 134। वर्तमान में प्रथम रैंक किस देश का है? किसका है आपको? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वर्तमान में फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड, और वर्तमान में भारत का रैंक मानव विकास सूचकांक में कितना? 134 रैंक। 134 क्लियर? जहां लगे कि नहीं समझ रहे तो बोलिएगा, ठीक है? हाँ, आगे बढ़े। इसका जनक या पिता किसका? मानव विकास सूचकांक का। मानव विकास सूचकांक का जनक या पिता किसको माना जाता है? महबूब उल हक। महबूब उल हक। महबूब उल हक कहां के? पाकिस्तान के। यह वो निम्न काम किया ही। और कब? 1990 में। कब आपको? 1990 में। सबसे पहले विचार यही दिए थे। अब प्रथम बार जारी, विश्व में प्रथम बार जारी, विश्व में प्रथम बार जारी माने रिपोर्ट जो जारी किया गया मानव विकास सूचकांक का, वो कब? 1990 में। क्लियर? इस कार्य में महबूब उल हक को सहयोग करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन यानी महबूब उल हक को सहयोग किया कौन? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भी आपको भारत का पहला अर्थशास्त्री है जिसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा किया 1999 में। अर्थशास्त्र में भी कल्याण अर्थशास्त्र में यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया? सात नंबर में आइएगा। लेकिन भारत में पहली बार जारी, भारत सरकार द्वारा पहली बार जारी किया गया, माने रिपोर्ट जारी किया गया, मानव विकास रिपोर्ट ना। तो ये आपको कब? 2001 में। कब आपको? 2001। अगर 2001 ना रहेगा तो 2002 मार दीजिए, ठीक है? 2001 में। और भारत का पहला राज्य जो मानव विकास रिपोर्ट, पहला राज्य जो रिपोर्ट जारी किया, यानी भारत में राज्य में सबसे पहले अपना मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी किया था? मध्य प्रदेश। राज्य स्तर पर यह ऐसा राज्य है कि जब मानव विकास रिपोर्ट जब जारी किया तो मध्य प्रदेश से पहले पूरे दुनिया में कोई राज्य नहीं है जो
मानव विकास रिपोर्ट। राज्य में, पूरे दुनिया के राज्य में अगर कहिएगा तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में, विश्व में यह पहला राज्य है जो मानव विकास सूचकांक को जारी किया अपने राज्य स्तर पर। तो कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। कब? 1995 में। कब आपको? 1995 में। अब देखिएगा, मानव विकास सूचकांक का आधार है। अब आपको लगता होगा कि भाई क्या देखकर इसका रैंक बनता है? तो मानव विकास का आधार 3 चीज को देखकर बनता है ना। रिपोर्ट का आधार, यानी क्या आधार मानकर आप रिपोर्ट या रैंकिंग तैयार करते हैं, तो इसके लिए 3 चीज को देखा जाता है। शिक्षा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा कहने का अर्थ कि किस देश का आदमी कितना ज्यादा दिन तक जीता है। जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा वहां का जीवन अच्छा रहेगा, ज्यादा उम्र रहेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र दराज आदमी कहाँ रहता है? जापान में। वहां का जो मनुष्य है, जो हम लोग से, उस सबका लाइफ स्टाइल ज्यादा है, माने वो ज्यादा दिन तक जीता है। जीवन प्रत्याशा, या इसी को जीवन प्रत्याशा कहने का अर्थ कि स्वस्थ, यानी स्वास्थ्य। यही 3 चीज देखकर, शिक्षा यानी साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी और जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, यही 3 चीज को आधार मानाकर यूएनडीपी हर एक साल अपना रिपोर्ट तैयार करती है। और उसी रिपोर्ट में हम लोग का रैंक हो गया है 2024 में क्या? 134। अब फर्स्ट रैंक इसमें सबसे ऊपर पायदान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। क्लियर? चलिए, देखिएगा, देखिएगा, एक हम आप लोग को बीमा, बीमा में आप लोग को कहें 3 चीज पर ध्यान देना है ना। बीमा में एम एल टी। एम क्या हो गया? मास यानी द्रव्यमान। एल क्या हो गया? यानी लंबाई। और टी क्या हो गया ना। अब देख लीजिए क्या कहता है, वेग बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय। अब देखिएगा, दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल यानी लंबाई, और टी को, समय को टी से। टी से। अब बताइए, अगर इसको हम लोग को करना है, बनाना होगा, तो जब ये बाटा हटाएंगे तो -1 होगा ना। मानिए एल टी -1, इसको लिख सकते हैं एल टी -1। अब कहिए भाई -1 तो कहां, बाटा जब ये हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। क्या हो जाता है? माइनस आ जाता। अच्छा, मान लिया जाए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 एल टी -1। ठीक है? यानी m0 का अर्थ हुआ कि द्रव्यमान मास नहीं है। तो आप एल टी -1 भी लिख सकते हैं और m0 एल टी -1। अब आएंगे तो लगातार 2 दिन दे देंगे सीधे। अब बनाना है बीमा।
ठीक है, ये सब सीधे पढ़ाइए देने पर ना अटकता है, डायरेक्ट लड़का के बोर्डे पर उतारिए। एक दिन 2 दिन तीसरा का 2 दिन 1 दिन में तो घसड़िए देता है वो, अपने पता चल जाएगा कहां तक पहुंचा है वो। हम भी जान जाते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कहां तक है। तब बताइए, आप उठ जाइए। हाँ, क्या हुआ हो? -1 क्यों आया? ओ, जो नीचे से ऊपर जाएगा माइनस होगा। गुड, ठीक है, वही बाता बातें हुआ ही हुआ, और हम बाता बताए तो नीचा से ऊपर एक ही बात हुआ। यानी जो ऊपर, ठीक है, चलिए आप बताइए, m0 का है हुआ, बाटा में नहीं है, किसका? अच्छा, m0 का क्या अर्थ हुआ? 1, m0 का अर्थ 1। बैठ जाइए। अब देखिएगा, गौती में देखिएगा, परिणाम हम लोग अदिश और सदिश के बारे में समझिए गए हैं। परिमाण और मात्रा हो, दोनों हो तो सदिश, सिर्फ परिमाण हो और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों हो तो सदिश, सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश। उसके बाद अब तो आप लोग ये भी जानिए गए, अदिश राशि सदिश राशि लिखाए थे ना, दोनों लिखाए थे। ना, वो तो जल्दीबाजी में बता दिए होंगे, तो ऐसा ही कि सब हो। ओ अच्छा, यही ना कहते। अदिश राशि में बोलिए, विद्युत धारा, चाल, ताप, समय, लंबाई, दूरी, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन सदिश में चले। द्रव्यमान, द्रव्यमान ताप लिखे हैं, ताप। अब विद्युत विभव भी, विद्युत विद्युत विभव, कार्य लिखे हैं, कार्य, हाँ, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, दाब, विद्युत विभव। क्षेत्रफल, समय लिखे हैं। ओ, तो ये सब क्या है? अदिश। अब इसमें आइएगा, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, वेग। हाँ लिखिए, जड़त्व, आघूर्ण, हाँ जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो कथी? चुंबकीय विद्युत धारा, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, या ये भी विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत, विद्युत धारा यहां लिख दिए, विद्युत क्षेत्र, भार,
ये सब क्या है? कहीं ज्यादा ही पढ़ा देंगे। चलिए ना, तो ये क्या हो गया? अदिश और सदिश। अब आ जाइए, सदिश हम लोग समझ गए, अदिश समझ गए। अब आइएगा दूरी। दूरी में देखिए, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, यानी आप यहां से वहां तक चले ना, तो यहां से वहां तक की लंबाई क्या हो गई? दूरी। यानी आप, कौन बाजार है? मुसल्लमपुर हाट ना, मुसल्लमपुर हाट से अब भिखना पहाड़ी, यहां वहां से चलकर हम लोग वहां चल गए। तो मुसल्लमपुर हाट और भिखना पहाड़ी के बीच की जो लंबाई होगा वही दूरी होगा। यानी दोनों के बीच का लंबाई अगर 2 मीटर है तो दूरी भी क्या होगा? 2 मीटर। अब जो है दूरी जो होता है वो अदिश है कि सदिश? अदिश है। दूरी लिखे इसमें, हाँ, तो दूरी जो है आपका अदिश राशि है। और दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जब जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकता तो क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चलिएगा। और जब ये कुछ ना कुछ चलिएगा, क्योंकि जब तक आप यहीं रहिएगा तो दूरी तो सोए नहीं होगा। भले आप 1 इंच चलिए या 2 इंच चलिए या 1 मीटर चलिए, जब भी आप चलिएगा बस उसी के लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो जब भी होगा दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। दूरी न ऋणात्मक हो सकता है और न ही शून्य हो सकता है। तो दूरी क्या हो सकता है? धनात्मक। अब आइएगा विस्थापन में। एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लगा हो, में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, वैसे पूर्व या पश्चिम यानी यहां से यहां तक कि हटाएं, जैसे यहां से यहां तक। और ऊपर क्या होता है? नॉर्थ साउथ यानी ईस्ट वेस्ट, कौनों डायरेक्शन में होना चाहिए। लंबवत न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन एक प्रकार का क्या है? कौन सी राशि? सदिश राशि। अब देख लीजिएगा, विस्थापन जो होता है वह कुछ भी हो सकता है। कहने का अर्थ धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और जीरो भी। क्या है आपका? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जबकि दूरी कभी धनात्मक ही हो सकता है, शून्य और निगेटिव नहीं हो सकता। तो विस्थापन तीनों कंडीशन में हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जबकि दूरी सदैव धनात्मक ही आपको होता है। अब देख लीजिएगा चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में, किसी भी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल। माने 1 सेकेंड में कितना दूरी आप तय करते हैं उसी को हम लोग को क्या कहा जाता है? चाल। और चाल एक प्रकार की कैसी राशि है? अदिश राशि है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब आइएगा वेग। औसत चाल तो आप जानते ही हैं कि जितना चाल रहता है ना, उतना में से हम लोग को क्या करना रहता है? संख्या से वो दोनों को जोड़कर
भाग दे देना रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल। जैसे एक चाल है 50 और एक है आपका 30, क्या होगा औसत चाल, 50 और तब 50 और 30 दो हो गया, तो 50 को और 30 से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे ना, जोड़ लेंगे ना, तब 50 और 30 कितना हो गया 80। अब 50 और 30 कितना, 50 और 30 दो गो हुआ, तब 50 और 3 80 को जोड़ के 2 किलोमीटर में है ना, 50 और 30 है, अगर फिर 15 रहता तो 3 से भाग देते ना, 10 20 30 रहता, 3 गो रहता तो 3 से भाग देते, तब 50 और 3 दो गो है, तब 50 और 30 80, 80 में 2 से भाग देंगे कितना 40, तो यह 40 क्या हो गया औसत चाल यानी एवरेज ना। जैसे मान लिया जाए आप चले, ठीक, आप चले कोई आप अकेले 10 किलोमीटर चले, अब 5 आदमी मिलकर 10 किलोमीटर चला, 5 में से चला उसमें 5 से भाग देंगे, आप अकेले चले तो उसमें 1 से ना। अब आइएगा वेग यानी वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कर, निश्चित दिशा में वो प्रति सेकंड, आइए प्रति सेकंड निश्चित दिशा में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वेग। और ना वेग ना, अब वेग अदिश है कि सदिश, सदिश है, वेग कहाँ है आपको सदिश राशि है, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाएंगे हम लोग त्वरण में, अब वेग को तो इंग्लिश में हम जानवे करते हैं वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण जो होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण जो होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, ध्यान रखिएगा हम लोग थोड़ा, वेग में परिवर्तन की दर ना, तो क्या कहते हैं, क्या त्वरण, वाह रे वाह। आकार करने की दर, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कौन, आकार करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, आकार करने की दर को, आकार करने की क्षमता को ना, ये अपना परिभाषा बना देला है, वो 1 किलोमीटर वाला परिभाषा नहीं, ठीक है। आप तो जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, अदिश होता है कि सदिश, सदिश राशि है। अब त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड माइनस, क्या कहें नीचा वाला ऊपर जाएगा तब माइनस होगा कि प्लस, माइनस, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग मीटर सेकेंड माइनस 2 भी कह सकते हैं। और त्वरण जो है आपका जब निगेटिव हो, जब त्वरण जब निगेटिव हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं मंदन। अब मंदन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि त्वरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। तब ना त्वरण का हम लोग लिख देते ए, क्यों लिखते हैं एक्सेलरेशन। अब मंदन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, क्या कहते हैं रिटार्डेशन। जब निगेटिव, जब त्वरण ऋणात्मक हो, जब त्वरण ऋणात्मक हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मंदन। अब मंदन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब वेग एक समान हो,
जब ये समान वेग हो तो त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। एक होता है आपको प्रक्षेप गति, क्या आता, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, एक ही समय में दो दूरी तय करता है ना, तो अब कहिएगा भाई कैसा दूरी, तो एक आपको उदाग्र, उदाग्र कहने का कि वर्टिकल यानी खारा यानी लंबवत, ये हुआ। और दूसरा हो गया क्षैतिज, जैसे हाँ क्षैतिज ना, यानी क्षैतिज गिरा हुआ, क्षैतिज जिसको आप लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या कहते हैं, क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल। तो किसी गति के प्रक्षेप गति कहते हैं। इसे पिंड में वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। ठीक है। एक पिंड का एक समतल वक्र पथ पर और एक वक्र प्रक्षेप गति को सदैव, प्रक्षेप गति जो होता है उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार का अर्थ होता है कैसा, हाँ, तो ऐसा गति या पथ इसलिए अपनाया जाता है ताकि दूरी कम लगे। क्यों लगाया जाता है, दूरी कम लगे। जैसे हम लोग रॉकेट उकेट जब उड़ाते हैं तो प्रक्षेप गति का, तो देखिएगा रॉकेट में यही गति का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि जब प्रक्षेप गति हो यानी परवलयिक हो, यानी दूरी कम होने के कारण। और जब दूरी कम होगा तो खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा। हम ही लोग सोचते हैं कि गांधी मैदान जाना है तो अगर पैदल है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे जाए कि सटगड़ा पगडंडी हम लोग जल्दी पहुंचे, या गाड़ी उड़ी से जाते हो तो जैसा रूट होगा तभी ये होगा। लेकिन जब पैदल है तो हम लोग सोचते हैं कि किस रास्ता का प्रयोग करें जिससे समय कम लगे, दूरी कम लगे। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से हम लोग बम जब गिराते हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई चालू है ना, तो कई साल हो गया ना, तो नहीं कह रहा है हम हारेंगे और न कह रहा है कि न हम हारेंगे। इस कंडीशन में तो युद्ध तो बढ़ेगा ही ना। तो देख लीजिएगा जब बम गिराते हैं हम लोग ऊपर से किसी देश पर, तो वो भी आपको कौन सा आकार का प्रयोग करता है, परवलय। उसमें क्या होता है कि बम गिराने का समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ये लंबाई कम होगा, दूरी कम होगा, तो समय भी क्या होगा, स्वाभाविक है। आप बाबा धाम जाइएगा तो डाक बम जाइएगा तो स्पीड ज्यादा रहता है कि कम, ज्यादा रहता है, तो जल्दी पहुंचिएगा कि लेट से, स्वाभाविक है स्पीड ज्यादा रहेगा तो जल्दी। ऐसा ही सामान्य चलिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, जब ज्यादा समय लगेगा तो दूरी ज्यादा हो गया। जब ये स्पीड बढ़ाएंगे तो दूरी कमेगा, जब दूरी कमेगा तो समय कम लगेगा। तो उसे बम गिराते हैं तो वो भी आपका दूरी यानी कम समय के लिए, तो वो भी किस पथ का प्रयोग करता है, परवलयाकार का। तोप से छोटा हुआ गोला, तोप से गोला छूटता है तो देखिएगा ऐसे गिरता है ना, तो वो भी आपको इसी आकार का प्रयोग करता है। धनुष भी हम लोग छोड़ते हैं, धनुष भी ऐसे ही जाकर गिरता है। उसके बाद प्रक्षेप गति अधिकतम दूरी तक फेंकने पर क्षैतिज का कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। और इसी पर क्वेश्चन कर दिया, एक बार पूछे हुआ है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो कितना डिग्री एंगल पर मारेंगे तो अधिकतम दूरी पर जाएगा, तो किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। कितना पर आपको, 45 डिग्री पर। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, और जो दूरी क्षैतिज दिशा में तय करते हैं, क्षैतिज माने लेटा हुआ ऐसे ना, और उसी को जब हम लोग क्या कहते हैं, दूरी को हम लोग कहते हैं परास। परास माने समझे, रेडियस। क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पटना का रेडियस कितना है, इसका कहने का सेंस क्या हुआ, माने पटना का एरिया कितना है ना, पटना का एरिया कितना है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु
और वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। देख लीजिएगा, अधिकतम हम लोग करेंगे तो कितना डिग्री, और न्यूनतम, पूरा न्यूनतम 90 डिग्री। ऊपर ना रहेगा, तो ऊपर रहेगा तो कम ना होगा। अब आइएगा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे वृत्ताकार मार्ग पर कहने का अर्थ ए ना, और इसी मार्ग पर चल रहे हैं, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति है, माने जैसा पथ वैसा नाम, वैसा गति। उसके बाद यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ति है, जैसा गति वैसा आपको नाम, माने गति के अनुसार ही नामाकरण भी है। एक समान चाल तो एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होता है। त्वरित माने चलता रहता है, तो इस पथ पर क्या होता है, चलता रहता है, क्योंकि वेग के दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाता है, बदलता रहता है। और जब ये बदलेगा तो गति क्या होगा, गति चलता रहेगा। जब वेग हर एक बिंदु पर बदलेगा, इसका अर्थ की गति भी चलता रहेगा, यानी सर्कुलर मोशन में। ऐसे त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होता है। किस कंडीशन में, त्वरण की दिशा क्या होगा, वेग के लंबवत। लंबवत माने समझे, खड़ा। ऐसे डोरी से बंधे हुए एक पत्थर तेजी से हम लोग घुमाते हैं। जैसे हम लोग डोरा ले लेते हैं या एक रस्सी भी ले लेते हैं और उसमें एक पत्थर बांध देते हैं, और बच्चा में हम लोग पानी में बांध के ना करते थे, बड़ा स्पीड भागता था छोड़ने पर, और वो लगता तो लगता गोली लग रहा है, स्पीड रहता था। तो जैसे ऐसे हंसे हम लोग अब नचा रहे हैं, वही कह रहा है। अब पत्थर बांध के डोरी को हम लोग क्या करते हैं, तो जब ऐसे ऐसे नचाएंगे तो पथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार होगा। और घुमाने के समय जब डोरी टूट जाता है, स्वाभाविक है जब हम लोग नचाएंगे और जितना स्पीड पकड़ेगा उतना ही डोरी पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जब बढ़ते चला जाएगा तो डोरी के टूटने की संभावना बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि जितना वजन है वह उस पर डोरी पर दबाव बनाते चला जाता है। जब पत्थर का स्पर्शी जब उड़ जाता है ना, रखिए आपको स्पर्श रखिए उड़ जाता है, अब जब टूटेगा तो केवल जो पत्थर रहेगा वो कोई ठीक नहीं है कि कहां जाएगा। तो उस तरह से जहां गिरेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रखिए गति। अब आइएगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर कण को वृत्त की केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र क्या होगा, ए, केंद्र की से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितना कोण घूमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग को हम लोग किस क्या कहते हैं, ओमेगा ना। कोणीय वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा। और ओमेगा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डब्लू से। किससे करते हैं, आपको डब्लू से। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी होता है। क्या होता है, थीटा बाई टी। क्योंकि पहले ही आप बता दिए हैं कि कण जो है वृत्त की केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो स्पर्श करती है, जो एक सेकेंड में जितना कोण घूमेगा, कोण माने ये आपका थीटा कोण, तो एक सेकेंड में थीटा बाई टी, तो उसको हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। यदि कण एक सेकेंड में एन चक्कर लगाता है, अगर मान लिया जाए कोई भी कण या वस्तु जब एक सेकेंड में एन चक्कर लगाता है तब क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एन ना, ओमेगा बराबर 2 पाई एन।
आते हैं, आते हैं। अब क्योंकि एक चक्कर कण में क्या होता है 2 पाई, और थीटा कितना होता है, अगर पूरा अगर मान लिया जाए घूमेगा तो पूरा क्या है 360। जब पूरा क्या हुआ 360 डिग्री, तो आधा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 1/4 कितना हो जाएगा, कितना, तो 1/4 कितना, एक चक्कर कण में 2 पाई 360 डिग्री रेडियस से घूमती है पूरा, तो वृत्ताकार मार्ग का त्रिज्या क्या होता है r, त्रिज्या बराबर r। और एक कण सेकेंड में n चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी, तो वृत्त की परिधि गुने n, जितना परिधि रहेगा उससे में क्या करेंगे n से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r n, 2 पाई r n। आए क्या r ना है, अरे r रखना है तो 2 पाई r n। तो अब जो है आपका v बराबर, v यानी वेग बराबर, ये भी कह सकते हैं 2 पाई r, v बराबर 2 पाई r n, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वेगा है। उसके बाद है आपको या ये भी कह सकते हैं रखिए चाल बराबर कोणीय चाल गुने त्रिज्या, कोणीय चाल गुने त्रिज्या। तो छुट्टी कब तक है अजय जी, अजय जी क्या सो गए, उठ जाइए बिहान हो गया। कहिया तक, कहिया बच्चा सबको आना है, मंगलवार तक छुट्टी है, यानी बुध के आना है। हाँ तो मंगल बुध दोनों नहीं कहना है, सीधे कहना है कि बुध के आना है, तो मंगल बुध गड़बड़ा जाता है। कब आना है बुध के, यानी मंगल तक आपका छुट्टी है, और छुट्टी में भी आपका 21 के आना है, यानी ओ अच्छा अच्छा, तो 21 के बुध पड़ता है। देखिएगा आपको फिर अब हम लोग को मुलाकात होगी 21 तारीख यानी बुध, ठीक है। क्लास जो है 21 तारीख बुध से आपको शुरू होगी, 21 तारीख बुध, ठीक है। आज नेट थोड़ा स्लो हो गया था चला, इसीलिए ऑन नहीं किया गया था। हाँ हाँ, और आपको रिकॉर्डेड रख दिया जाएगा आज, ठीक है। जय हिंद।